नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मुंबई से मैं हूं सोहित मिश्रा और दिल्ली से मेरे साथ है मेरे सहयोगी परिमल कुमार। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना और उसके वजह से हुई मौतों के बारे में, क्योंकि कोरोना की वजह से कई सारे जो परिवार हैं वो भी बर्बाद हो गए हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को इस दूसरी लहर में खो दिया है। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो कुल 577 ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके हैं इस दूसरी लहर में। इनमें से कई लोगों की मदद ज़रूर हो रही है, लेकिन अब भी ऐसे कई हैं जिनकी मदद नहीं हो पा रही है और उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। 2 हफ्ते भी नहीं हुए कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में शरण्या की मां और बाप दोनों कोरोना के मारे चल बसे। అమ్మఒడి కార్యక్రమం కూడా వచ్చే విధంగా చూస్తాము ఆ వచ్చిన డబ్బంతా కూడా పాప పైన 11 साल की बच्ची को जिला कलेक्टर ने 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड सौंपा। आंध्र प्रदेश सरकार ने 34 ऐसे बच्चों की शिनाख्त की है जो कोविड की वजह से अनाथ हुए हैं और उन सबके नाम पर 10-10 लाख रुपए जमा कर दिए गए हैं। చిన్న పిల్లలు తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కూడా కోవిడ్ లో వచ్చి చనిపోయిన ఘటనలు కూడా కొన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయి। అది చూసినప్పుడు నాకు కూడా చాలా అంటే చాలా మనసు కష్టం అనిపించి వెంటనే ఆ పిల్లల కోసం అటువంటి పిల్లల కోసం ఎవరైతే తల్లి తండ్రి ఇద్దరూ కూడా కోల్పోయిన పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో కోవిడ్ వల్ల అటువంటి పిల్లల కోసం 10 లక్షల రూపాయలు ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేసి सरकार का कहना है कि 2 महीने के अंदर दूसरी लहर से कम 577 बच्चों के मां और बाप दोनों की मौत हो चुकी है। In Delhi, 5,500 children. दिल्ली में 5,500 बच्चों के मां या बाप की मौत हो चुकी है। 26 मई तक हम ऐसे 40 बच्चों की निशानदेही कर पाए जिनके माँ बाप दोनों गुजर गए। दूसरे राज्यों में ये आंकड़े और ज्यादा होंगे। सरकार 577 अनाथ बच्चों की पहचान कर पाई है। ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये आंकड़ा अब भी बहुत कम है। Brilliant start, but it appears to be a case of under-reporting. बहुत से बच्चों को घबराहट और उदासी ने घेर रखा है और विशेषज्ञों का कहना है कि इस तनाव का असर दिमाग पर भी पड़ रहा है। तो ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप इकट्ठे चले गए हैं और अनाथ हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर हम ज़्यादातर देखते हैं कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ग्रो होती है, चिंता, परेशानी, अवसाद। कोरोना वायरस के दूसरे लहर में ज़्यादातर मौतें 30 से 50 साल की उम्र में हुई हैं। इनमें से बहुतों के छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जिसको कोविड ने अनाथ कर दिया है। हैदराबाद में सहयोगी उमा सुधीर के साथ, नई दिल्ली में कैमरा पर्सन संजय कौशिक और मनोज ठाकुर के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है राज्य सरकारों को कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं कोविड के दौर में उनकी मदद की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बच्चों की पहचान हो जो अनाथ हैं, उन्हें सुरक्षा मिले। इन बच्चों की परेशानियां समझकर उन्हें दूर करें। बच्चों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जाएं। बच्चों की जानकारी एनसीपीसीआर पोर्टल शनिवार तक मुहैया हो। अनाथ बच्चों को अवैध ढंग से गोद लेने पर थी सुनवाई, 1 जून को फिर होगी सुनवाई। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब भी देश में कितनी बड़े पैमाने पर अंधश्रद्धा मौजूद है। दरअसल कोरोना से ठीक होने के लिए लोग दुआ, ताबीज़, पूजा पाठ, झाड़ू और बाकी सारी चीज़ें जो भी चीज़ें होती है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं तो ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए कोई पीपल के पेड़ के नीचे सोया है तो कोई पीपल के पेड़ के ऊपर। आगरा के नोबरी गांव में विनोद शर्मा अब रोज 5 घंटे पीपल के पेड़ पे सोते हैं। कहते हैं कि ऑक्सीजन के मामले में वो आत्मनिर्भर हो गए हैं। सरकार के ऑक्सीजन सिलेंडर या विदेशी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे वे आश्रित नहीं रहे। हम लोग गवर्नमेंट के सहारे नहीं है, ये हुआ वर्ग है। सभी लोग जानते हैं कि पेड़ों से अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी। मैं यहाँ 15 दिन से बैठा हूँ, डेली आता हूँ, 5 घंटे बैठ के जाता हूँ। ऑक्सीजन लेवल एकदम फिट है जी, काफ़ी फायदा मिल रहा है, बहुत अच्छा। हमारे करीब 25-30 लोग हैं बुजुर्ग भी, वो भी आते हैं, वो सब ऑक्सीजन लेवल करीब कंट्रोल हो चुका है उनका। से बाबा अब आप बचाओ ना। ये कानपुर के हैलेट अस्पताल के अंदर कोविड वार्ड के बाहर कोरोना माता को खुश करने के लिए भजन गा रहे हैं। वार्ड के अंदर विज्ञान काम कर रहा है,
वार्ड के बाहर आस्था। जब मानव ने खुद को भगवान समझ डाला, कुदरत ने तब अपना पासा है पलट डाला। आज मैं ये कहे कि वहाँ पर हमने पूरा दरबार सजाया और एक अरदास करिए। हमारे राज मुकुंद भैया ने एक भजन तैयार किया और बाबा से कहा इस महामारी से सबको निजात मिल जाए और जितने भी पीड़ित हैं अंदर वो सकुशल सही होकर घर जाएं। रायबरेली के एम्स कंपाउंड में और जिला अस्पताल परिसर दोनों जगह कोरोना के खात्मे के लिए हवन किया गया। चंदौली में भी बड़ा हवन किया गया। मेरठ, सहारनपुर, हापुड़, फिरोजाबाद और मुरादाबाद में बीजेपी से जुड़े लोगों ने मोबाइल हवन किया। कहीं ठेलों तो कहीं ट्रैक्टर ट्रॉलीज पे हवन करते गांव-गांव घूमे। यूपी के तमाम जिलों में महिलाएं मंदिरों और नदियों के किनारों और पेड़ों के इर्द गिर्द कोरोना के लिए गीत गाती रहीं। कोरोना का वो उधार देते हो सब। ये कै दिन से चल रही पूजा? अरे 10 दिन है, 10 दिन पहले पूरा। बाराबंकी के जैदपुर में भी एक पीपल के नीचे लोगों की भीड़ दिखी। गांव वाले ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए काफी वक्त इस पीपल के नीचे गुजारते हैं। हालांकि कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन कम होने की वजह यह है कि उनके फेफड़े वातावरण से जरूरी ऑक्सीजन खींच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अलग से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। लेकिन इन्हें लगता है कि पीपल के नीचे बैठने से वो अपने आप इनके अंदर चली जाएगी। यहाँ बैठने से कोई फायदा है आपको? हाँ, फायदा हमको। क्या फायदा है? हमको बढ़िया ठंडी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, बहुत आराम हमको। ये तो क्या आपकी ऑक्सीजन कम हो गई थी? हाँ, कम हो गई थी। तो यहाँ बैठने से बढ़ गई? बढ़ गई। आस्था की डोर अगर ज्यादा खींच दी जाए तो उसका एक सिरा अंधविश्वास से जाके मिल जाता है। पीपल में औषधीय गुण भी होते हैं। उसके नीचे बैठने से पोल्यूशन फ्री फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 हो जाए, 85 हो जाए, कम हो जाए तो पीपल के नीचे बैठने से वो 97 हो जाएगा। अगर यही हो रहा होता तो दुनिया में लाखों लोग पीपल के नीचे बैठ जाते और ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत नहीं होती। आगरा में नसीम, कानपुर में अरुण, रायबरेली में फैज, मेरठ में सनुज और बाराबंकी में सरफराज और राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं कोरोना का असर आम आदमी की ज़िंदगी पर किस तरह से पड़ा है, ये मध्य प्रदेश में विदिशा के बैंकों के बाहर लगी लंबी लाइन से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल बैंक के शाखे कई दिनों तक इसलिए बंद थे क्योंकि जो कर्मचारी थे वो कोरोना संक्रमित हो गए। अब जब शाखे खुल रहे हैं तब वहाँ पर काम का दबाव बढ़ गया है, लिहाजा पैसे निकालने के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विदिशा के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की शमशादाबाद शाखा के बाहर किसानों ने जैसे पहरा दे रखा है, वो रात भी वहीं गुजार रहे हैं अपनी पासबुक लिए, ताकि जैसे ही बैंक खुले वो अपना पैसा निकाल सकें। उनकी शिकायत है कि वो आते हैं लेकिन नंबर आने से पहले पैसा खत्म हो जाता है। परेशानी ऐसी है कि पूरे 24 घंटा तो जो है लाइन में लगते हैं। जब कहीं टोकन मिलता है 150 टोकन बांटते हैं और रिश्वत भी देना पड़ती है। कहीं जो है आपको 60 से रिश्वत भी दे रहा है। रात में जाते हैं, रात में भी रुकती हैं। और मैं शमशाबाद का किसान हूँ। 11 तारीख को, अगली 11 को मैंने फसल बेची, बैंक में पैसे आ गए और पैसे 83,000 बता रहा है, अपन ने बेची 1,68,000 के। रात में रुके थे, इसके बाद भी टोकन नहीं मिल पाया आपको? नहीं मिल पा रहे टोकन। दरअसल विदिशा में सहकारी बैंक की 21 शाखाएं हैं। उनमें से 9 कई दिन से बंद थीं क्योंकि स्टाफ को कोरोना हो गया था। जैसे ही बैंक खुले किसानों की भीड़ उमड़ आई। ना मास्क का ख्याल, ना सामाजिक दूरी की चिंता। नौबत पुलिस बुलाने की आ गई। कुछ किसान रात में यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर वो अपने टोकन का इंतजार कर रहे थे।
तो हमको जैसी जानकारी मिली, मैंने राजस्व विभाग की टीम, नायब तहसीलदार, पटवारी, आरआई, पुलिस विभाग की टीम को यहाँ पर लगवाकर उनको टोकन बंटवाए। आज बैंक द्वारा बताया गया था कि 150 लोगों को पेमेंट किया जा पाएगा, तो 150 लोगों को आज के टोकन दिए गए। बाकी जो एक्स्ट्रा लोग थे उनकी सूची बना के उनको बताया गया कि वो कल आएंगे, उनको कल टोकन मिलेगा, और जो सूची में लोग थे उनको। शमशादाबाद ही नहीं, नटेरन और लटेरी इलाकों की बैंक शाखाओं पर भी यही नजारा दिखा। अपने पैसों की फिक्र में उमड़े किसानों को रोकना मुश्किल था। स्टाफ की भारी कमी होने की वजह से वही शाखाएं बंद की गई जो 90% स्टाफ जहां का संक्रमित हो गया था। लेकिन किसानों को पहले समझाना होगा कि उनकी मेहनत की कमाई डूबने वाली नहीं है, वरना ऐसी भीड़ रोज उमड़ती रहेगी। पूरे देश में भले सरकारों पर आरोप लगे कि इस महामारी के दौर में उन्होंने जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन जनता ने जनता को नहीं छोड़ा। भोपाल के एक ऑटो चालक जावेद की कहानी दुनिया ने सुनी, जिन्होंने मुफ्त में कोरोना के मरीजों की मदद की। और भी कई संस्थाएं हैं जो मदद करने को लेकर आगे आई, लेकिन जावेद पर प्रशासन ने एक वक्त धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई भी कर दी। देखिए रिपोर्ट। जिस दौर में शहर में एम्बुलेंस नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की भयानक किल्लत थी, जावेद ने पत्नी के गहने बेचे, ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, पल्स ऑक्सीमीटर रखा और इसे चलते फिरते ऑक्सीजन एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। जबीर जैसे कई लोगों को मदद मिली। सोशल मीडिया पे देखा था मैंने कि लोग तड़प रहे हैं, कोई अपने बच्चों को कंधे पे ले आ रहा, कोई बाप अपने कंधे, तो बहुत सी समस्या हुई। रोडों पे देखा मैंने, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, लोग तड़प रहे हैं, कोई ठेले पे लेके जा रहा है, कोई हाथ में सिलेंडर लेके मरीज को लेके जा रहा है लगाते हुआ। तो हमने सोचा कि कौन ऑटो को हम एम्बुलेंस बनाएं, तो हमने बीबी एक वो था सोने का लॉकेट, हमने उसको बेच के हमने फिर सिलेंडर की जुगाड़ करी। बहुत परेशानी आई, बहुत हम लोग इधर घूमे भटके, उसको कैसे डिज़ाइन करा जाए, कैसे उसको बनाया जाए, बड़ा मुश्किल इसको हमने डिज़ाइन करा, उसको बनाया। एक सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर के बाद मीटर लिया और हमने सैनिटाइज़र लिया और ये मीटर लिया और किट ली, हमने पूरा बंदोबस्त करा गाड़ी के अंदर, तो ये गाड़ी ऑटो कंप्लीट हो पाया, ये एम्बुलेंस के लिए तैयार हो पाया। एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं, एम्बुलेंस हर जगह बिजी है। अब जिस तरह से विस्फोट हुआ है तो आने में बड़ा टाइम लग रहा है। अब मुझे कहीं से नंबर मिला था इन ऑटो का, मैंने उस पर कॉल किया, कॉल करने के बाद सडनली वो आ गया। लेकिन आने के बाद जब अपने पेशेंट को वहाँ पर बैठाया, उसके अंदर देखा तो वो पूरी फैसिलिटी जो उन्होंने ऑटो में बना रखी है वो एक एम्बुलेंस की तरह थी। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके मतलब टोटली इंस्ट्रूमेंट उनके पास मौजूद थे। तो इस तरह से ऑटो वाले भी मदद कर रहे हैं इस कोरोना काल में, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बात है। इस दौर में कई सामाजिक संस्थाओं ने भी अपना दायरा बढ़ाया। खास बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था आरुषि, जिसके साथ गुलजार भी जुड़े हैं, आपदा के इस वक्त में गरीबों तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाने लगी, उनकी देखभाल भी की। गुलजार साहब से बात हुई तो हमने कहा इस एक्टिविटी को नाम देने के लिए, उन्होंने एक सांस लो करके उन्होंने नाम दिया। तो हम उस सारा चीज़ें हमने 10 कंसंट्रेटर हमारे अलग अलग वॉलंटियर्स की तरफ से आ गए और हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया कि जिसको भी थोड़ा टाइम के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जब तक हॉस्पिटल में बेड मिलता और हॉस्पिटल के बाद डॉक्टर ने कहा कि कुछ 2-4 दिन के लिए ज़रूरत है, तो हम लोगों ने उनके लिए ये इंतज़ाम करना शुरू किया। हमारे पास कोई कहीं से भी कॉल आ जाए, स्लम से और किसी भी जगह से कॉल आता है, हमारा आदमी यहाँ से टेक्नीशियन जो भी हॉस्पिटल से हम लोग बुलाते थे और वो जाके वहाँ पे मशीन लगा के आता था, उनको समझा के आता था। जिन नुमाइंदों को हमने चुना वो महामारी के वक्त लोगों की मदद के लिए लोगों के पैसों से ही इश्तिहार देते नजर आए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो हर प्रचार से दूर चुपचाप इंसानियत का फ़र्ज निभाते रहे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। कोरोना के इस दौर में आपका घर बैठे मुफ्त में इलाज मुमकिन है। बस आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म से जुड़ना पड़ेगा। जैसी बीमारी वैसा इलाज, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। त्रिपुरा
असम और अंडमान निकोबार को छोड़ दें तो 34 राज्यों में ये सुविधा उपलब्ध है। तो अभी आप कोविड के हिसाब से कोई दवा अभी चल रही थी? नहीं, जिंक टोटल बंद कर दीजिए। कोई खून पतला करने की दवा ले रहे थे आप? ठीक। तकनीक के दम पर घर बैठे इलाज, कोई खून मरीजों को डॉक्टरी सलाह देने की ये ऑनलाइन सेवा है। ई संजीवनी ओपीडी के जरिए आप देश के किसी कोने से घर बैठे इन डॉक्टरों से सीधे जुड़ सकते हैं और ये सेवा बिल्कुल मुफ्त है। एक स्मार्टफोन चाहिए, एक फ़ोन नंबर चाहिए और उसके थ्रू आप मिनट्स में इसको कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को ई संजीवनी ऐप पे या वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा। उसके बाद डिफरेंट स्पेशलिस्ट हैं, उसमें जिसको भी आप कंसल्ट करना चाहते हो उनके लिए टोकन जनरेट कीजिए। उस स्पेशलिस्ट के क्यू के अंदर आपका नंबर आ जाएगा, वहाँ पे आप डॉक्टर को कॉल करिए, डॉक्टर कॉल रिसीव करेंगे, आपका कंसल्टेशन होगा। कोरोना के पहले दौर में टेलीमेडिसिन की ये सेवा शुरू हुई। सीडैक ने इसको मुमकिन बनाया और नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए राज्य इससे जुड़े। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर 55,36,000 से ज्यादा को डॉक्टरी सलाह दी जा चुकी है। इसमें 32,36,000 मरीजों को डॉक्टरी सलाह और 23 लाख डॉक्टरों को आपसी सलाह शामिल है। इसमें 370 से ज्यादा ओपीडी हैं और रोजाना 1600 से ज्यादा डॉक्टर ओपीडी में मरीजों को परामर्श देते हैं। 7 दिन चलने वाली इस ओपीडी वाले प्लेटफॉर्म पर देश भर के कुल 18,200 डॉक्टर हैं। केरल, मध्य प्रदेश में 24 घंटे, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक में 12 घंटे और बाकी जगहों पर ये ओपीडी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक काम करती है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते होंगे हार्डली रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसमें आराम से आपसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। और आप प्रिस्क्राइब जो दवाइयाँ हैं और जो सुझाव है वो ऑनलाइन ही आप करते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है और उसको डाउनलोड भी ऑनलाइन किया जाता है? हाँ जी, पेशेंट अपना प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन डाउनलोड करके फिर उसका प्रिंट ले सकता है। तकनीक के दम पर स्वास्थ्य को लेकर सुझाव का ये तरीका समय की मांग है, गंभीरता सरकार ने दिखाई और लाभ जरूरतमंदों को मिल रहा है, तब जब घर से बाहर भी नहीं निकल सकते और बीमारी का उपचार भी जरूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। रांची से करीबन 40 किलोमीटर दूर कांची नदी के ऊपर बना पुल ढह गया। दरअसल 2 दिन से लगातार यास तूफान की वजह से यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसके वजह से ये पुल ढह गया। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि 3 साल पहले ही करोड़ों रुपया खर्च कर इसे बनाया गया था। ये पुल रांची ज़िले के तमाड़, बुंडू और सोनाहातू इलाकों को जोड़ता था।